Hello, my dear class 10th lovely students. Welcome to Step Up Academy. I am a social science educator समीर त्रिपाठी। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ऑल्दो ये चैप्टर हमारे इस पूरे कोर्स में ज्यादा नहीं आने वाला है। अगर आप सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस को देखें तो सर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें से जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इवैल्यूएट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सब टॉपिक्स 1 से लेके 1.3 तक होगा, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर में से फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। उसके नीचे के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं 2 से लेके 4.4 तक, वो इंटरडिसिप्लिनरी टेस्ट और इंटरनल प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही असेस किए जाएंगे। बट जो मेन फोकस हमारा होगा वो होगा 1 से लेके 1.3 तक। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ जितना चैप्टर, जितना पोर्शन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, हम सिर्फ उसी को कवर करने वाले हैं और उसी पे फोकस करने वाले हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि इस चैप्टर में से 1 से लेके 1.3 पोर्शन तक ही, 1.3 सब टॉपिक्स तक ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके अलावा पूरा चैप्टर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते वक्त आपको इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि आखिर ये चैप्टर है क्या, आखिर ये चैप्टर किस बारे में बात करता है। तो अगर आप इसके टाइटल को ही समझें, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यहां पे वर्ल्ड और ग्लोबल दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्लोबल का मतलब भी होता है पूरी दुनिया और वर्ल्ड का मतलब भी होता है पूरा विश्व या संसार। बट सर यहां पे वो जो फोकस हमारा लेकर जाना चाहते हैं वो इस बात की ओर लेकर जाना चाहते हैं कि आखिर जिस विश्व को हम आज देखते हैं, जो कि इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि देश के किसी भी कोने में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हमें उन सब के बारे में खबर होती है। भले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कुछ कहा हो, या ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा हो, या इंडिया ने ही किसी और दूसरे देश के बारे में कुछ कहा हो, हमें हर एक चीज की खबर मिल रही है। वॉर भले ही रशिया या यूक्रेन का क्यों ना चल रहा हो, बट उससे इकोनॉमी पूरे विश्व की खराब हो रही है। या फिर अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से हमारे ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है, या फिर हम क्यों अफेक्ट हो रहे हैं वहां तालिबान के आ जाने से। इन सारी चीजों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक पॉइंट समझ आएगा कि सर आज जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी पॉलिटिक्स है और देश का हर एक कोना जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। हम सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, और इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड होने के कारण हम सबको एक दूसरे के यहां जो भी चल रहा है उससे अफेक्ट पड़ता है। लेकिन सर ये इंटरकनेक्टेडनेस आखिर आई कैसे, ये बना कैसे, आखिर ये ग्लोबल वर्ल्ड का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, आखिर कौन से वो फैक्टर्स थे जिन्होंने इस इंटरलिंकिंग को आगे लेकर गए, या इन्होंने इस इंटरलिंकिंग को लीड किया। क्योंकि पहले के टाइम पे अगर आप देखें तो इतना ज्यादा ट्रैवलिंग के हमारे पास ना मौके हुआ करते थे, ना ही उतने मीन्स होते थे, जो कि आज हम देखते हैं कि एयरप्लेन से ट्रैवल करना शायद 24 से 36 घंटे के अंदर हम विश्व के किसी भी कोने में जा सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे इतनी दूर ट्रैवल करना शायद सपनों में भी परे होता था। तो आखिर कैसे धीरे धीरे करके पूरा देश जो है या पूरी कंट्री जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होना शुरू हुई, हमारी इकोनॉमीज, हमारी पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ लिंक होना शुरू हुई, और कैसे ये दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बनी, जहां पर आज किसी भी कोने में भले ही कुछ क्यों ना हो रहा हो, अल्टीमेटली दूसरे कोने में रहते हुए हमें उससे फर्क पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई, और पहले आखिर किस तरीके से ये ग्लोबलाइजेशन था या नहीं था, या फिर लोग इंटरकनेक्टेड थे या नहीं थे। तो शुरुआत अगर मैं करूं तो ऐसा नहीं है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं आज के टाइम पे, ग्लोबल वर्ल्ड की जो हम बात करते हैं कि सर दुनिया एकदम जुड़ चुकी है, आज कोई भी एक दूसरे से अछूता नहीं है, ये सारी चीजें आज से शुरू नहीं हुई है। ऑल्दो ये ग्लोबलाइजेशन हमने समझना आज से लगभग 50 साल पहले शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा इंटरकनेक्टेडनेस नहीं था या लोग आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए थे। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स। कि ग्लोबलाइजेशन का सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, कमोडिटीज एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बाउंड्रीज। तो ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट पहले नहीं हो रहा था, ये मूवमेंट बहुत सालों से चला आ रहा है। आप हजारों सालों पहले भी देख लें, अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही बात करूं भारत की, तो आज से लगभग 5000 साल पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेशन इराक, ईरान और बाकी सारी कंट्रीज के साथ थे, सऊदी अरेबिया के साथ थे। तो वो इंटरकनेक्टेडनेस उस टाइम पे भी थी। लेकिन सर जो आज के टाइम पे इंटरकनेक्टेडनेस है, जो इतने बड़े लेवल पे इंटरकनेक्टेडनेस है और इतनी रैपिड इंटरकनेक्टेडनेस है, वो शायद इससे पहले हमारे पास विजिबल नहीं थी। आप एंशियंट टाइम की ही बात करें तो आप देखेंगे कि एंशियंट टाइम से ही कई सारे लोग ट्रैवल करते हुए आए हैं, वो चाहे ट्रैवलर्स हों या ट्रेडर्स हों, प्रीस्ट हों या पिलग्रिम्स हों, वो काफी दूर दूर तक ट्रैवल करने के लिए जाते थे। कुछ लोग नॉलेज की खोज में, कुछ लोग काम की अपॉर्चुनिटी के खोज में, कुछ लोग स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए,
कुछ लोग परसिक्यूशन या वॉर को वॉर से दूर भागने के लिए ट्रैवल वो करते ही थे। थ्रू आउट द हिस्ट्री उनकी ट्रैवलिंग होती ही रही है। और आप उठाकर देख लीजिए कितने ही मैं बात करूं तो चाइना से कितने सारे ट्रैवलर्स आए हमारे यहाँ पे। हम मोरक्को की बात करें तो वहां से कितने ट्रैवलर्स आए। मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो वहां से ना जाने कितने ट्रैवलर्स और इन्वेडर्स हमारे भारत आए। तो ट्रैवलिंग लोग हमेशा से करते आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये आज के टाइम का नया फिनोमेना है। पीपल वर कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर ट्रैवलिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन से चली आ रही है। 5000 साल पहले की मैं बात करूं तब से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। तब से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर उनके साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे थे। और रिलेशन ही स्टैब्लिश नहीं कर रहे थे, दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। और उसके साथ साथ मनी से लेकर ट्रेड के थिंग्स से लेकर कैपिटल से लेकर नॉलेज से लेकर हर एक चीज को वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रहे थे। 3000 BCE की मैं अगर बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3000 BCE के आसपास ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्टिव ट्रेड रिलेशंस थे विद द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। मैं कॉरीज या सेल्स की बात करूं जो कि बहुत पुराने टाइम में यूज होना शुरू हुई थी एज अ फॉर्म ऑफ मनी इन मालदीव्स, वो शायद इंडिया और दूसरे वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में भी मिलती हैं। आखिर क्यों मिल रही हैं? क्योंकि सर उन सारी कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड रिलेशन था, वो सारी कंट्रीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थी। The long distance spread of disease carrying germs started from 7th century। और 7th century से हम बात करना शुरू करते हैं तो इवन जर्म्स भी एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू हो गए थे। तो सर ये जो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना है वो नया बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट की बात करूं जो ग्लोबलाइजेशन को लीड कर रहा था वो था सर सिल्क रूट। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो रेड कलर की लाइन है ये एंशिएंट सिल्क रूट को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत होती थी सर चाइना से। और ये ओवरलैंड पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचता था सर यूरोप तक। कहां तक सर? यूरोप तक, रोमन एम्पायर तक। ठीक है, तो दिस वाज नोन एज सिल्क रूट। ये एंशिएंट ट्रेड रूट है, बहुत पुराना, अब तक का सबसे पुराना ट्रेड रूट जो हमें मिला है वो था ये सिल्क रूट। अब सर ये सिल्क रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि सर पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में इसी सिल्क रूट के थ्रू मेजर ट्रेडिंग एक्टिविटी जो होती थी इंटरनेशनल लेवल पे वो इसी सिल्क रूट के थ्रू होती थी। और ये सिर्फ चाइना और रोमन एम्पायर के बीच नहीं था, इसमें इंटरमीडिएट जो कंट्रीज थी वो भी इन्वॉल्व थी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया का। सर उसमें कहीं ना कहीं इंडिया भी इस ट्रेड रूट में इन्वॉल्व था। और आप देखेंगे कि इसमें से क्या होता था सर, चाइना से प्रोडक्ट्स जाते थे। क्या प्रोडक्ट्स जाते थे सर? चाइना से जाता था सिल्क, टी, पोर्सिलेन, स्पाइसेस। ये कहीं ना कहीं इंडिया से होकर जाता था, तो इंडिया का भी कॉटन क्लॉथ और स्पाइसेस यहां से ट्रैवल होते थे। और वहीं पे मैं अगर बात करूं कि रोमन एम्पायर से यहां क्या पहुंच रहा है, तो सर मेनली जो पहुंचता था वो होता था गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। कि सर इन लोगों को कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इंडिया और चाइना को कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद ही सेल्फ सफिशिएंट थे। बट ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी और रोमन एम्पायर था, इनको इन चीजों की जरूरत होती थी। तो ये क्या करते थे सर? चाइना से ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदते थे और बदले में गोल्ड और सिल्वर उनको पे करते थे। इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड जो था वो इंडिया और चाइना था। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इंडिया और चाइना ने पूरे वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करके रखा था काफी लंबे वक्त तक। इट वॉज ओनली आफ्टर जब ब्रिटिशर्स ने सी फेयरिंग करनी शुरू की, उन्होंने नए नए इलाकों को खोजना शुरू किया, तब उन्हें अमेरिका मिला। और फाइनली अब उनका जो डिपेंडेंस था इन कंट्रीज के ऊपर वो शिफ्ट होकर अमेरिका की तरफ चला जाता है। लेकिन पुराने ट्रेड की मैं अगर बात करूं तो ये सिल्क रूट सबसे इंपॉर्टेंट रूट है और ये आपको याद रखना है। जो रेड कलर की लाइन है वो एंशिएंट सिल्क रूट को दर्शाती है। जब ट्रेड जो होता था वो वाया लैंड होता था, सिर्फ जमीन के थ्रू ही ट्रेड होता था। लेकिन बाद में आगे चलकर अब ये सिल्क रूट जो है ये मैरीटाइम ट्रेड में कन्वर्ट हो गया है। मैरीटाइम मतलब सी के थ्रू ट्रेड होने लग गया है। तो रेड लाइन में जो है वो है एंशिएंट सिल्क रूट और ये है मॉडर्न सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट आखिर क्या था सर? सिल्क रूट वाज एंशिएंट ट्रेड रूट। किस किस को लिंक कर रहा था सर? इट वाज लिंकिंग चाइना विद द वेस्ट दैट कैरीड गुड्स एंड आइडियाज बिटवीन टू ग्रेट सिविलाइजेशंस ऑफ रोम एंड चाइना। कि रोम और चाइना के बीच में ये गुड्स को कैरी करके जाते थे लोग इसी ट्रेड रूट के थ्रू। क्या क्या गुड्स थे सर? सिल्क वो वेस्टवर्ड जाता था और वेस्ट से क्या आता था सर? वूल, गोल्ड, सिल्वर वेंट टू ईस्ट। ठीक है, कि सर चाइना से सिल्क जा रहा है और रोम से और या यूरोप से हमारे पास वूल, गोल्ड और सिल्वर आ रहे हैं। An abundance of goods traveled along the Silk route. Merchants carried silk from China to Europe. कहां से कहां ले जाते थे? और ये मर्चेंट कौन है सर? ये अरब मर्चेंट्स हैं। वो सिल्क कहां से लेके जा रहे हैं सर? चाइना से यूरोप तक। उसके अलावा और क्या क्या लेके जा रहे हैं एशिया से सर? जेड,
अदर प्रीशियस स्टोन्स, पोर्सिलिन, टी एंड स्पाइसेस। और इसी ट्रेड रूट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा इंडिया भी था। इंडिया से पॉटरी जाती थी, कॉटन क्लोथ्स जाते थे और कई सारे इंपॉर्टेंट स्पाइसेस और जेम्स भी जाते थे। एन एक्सचेंज ऑफ हॉर्सेस, ग्लासवेयर, टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ट्रेवल्ड ईस्टवर्ड। कि सर वेस्ट से क्या आ रहा है सर, ग्लासवेयर, टेक्सटाइल और कुछ हॉर्सेस जो मेनली अरब में पाए जाते थे वो सब ईस्ट में आते थे। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। कि सर जो लोग कहते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन आज से शुरू हुआ है, शायद वो गलत है और उन्हें ये देखना होगा कि किस तरीके से एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी, मैं अगर बात करूं समवेयर अराउंड 1000 BCE के आसपास से ये ट्रेड शुरू होता है और ये चलता है लगभग 6th सेंचुरी CE तक। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि 1000 BCE से ये ट्रेड रूट चलना शुरू हो गया है एंड उतने पुराने टाइम से भी इतना वाइब्रेंट ट्रेड चला आ रहा है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड रूट सिर्फ और सिर्फ गुड्स और पीपल्स को कैरी नहीं कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी, कल्चर, हिस्ट्री, सारी चीजों को कैरी करके ले जा रहा है। Historians have identified several silk routes over land and by sea। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि लैंड और सी दोनों के थ्रू वो सिल्क रूट काम करता था। इनिशियली वो लैंड रूट था, लेटर ऑन 15th-16th सेंचुरी में वो सी रूट के थ्रू ट्रेवल करने लग गया। Knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and Northern Africa. Silk route is known to have existed even before the Christian era and thrived almost till 15th century। कि 15th century तक ये सिल्क रूट कंटिन्यू रहा है, even at the time of Britishers। आप देखेंगे कि इसी के अराउंड अब इतना ट्रेड हो रहा है, लोग एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने साथ आइडियाज, नए नए कल्चर, नए नए कस्टम्स, नए नए ट्रेडिशंस को भी कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। और इसी के कारण इसी सिल्क रूट के अराउंड आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट मल्टी कल्चरल सिटीज का भी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। The exchange of information gave rise to new technologies and innovations that would change the world। कि सर ये जो चेंज हो रहा है इनोवेशंस का, आइडियाज का, टेक्नोलॉजीज का, उसके कारण नए नए इन्वेंशंस होना शुरू हो रहे हैं, जिसको आप आगे चलकर देखेंगे, which led to many new inventions later on। The horses introduced to China contributed to the might of the Mongol Empire, while gunpowder from China changed वेरी नेचर ऑफ यूरोप एंड बियॉन्ड। कि सर सिर्फ और सिर्फ ये कुछ कमोडिटीज जो ट्रेड की हैं वही एक्सचेंज नहीं हो रही हैं, उसके अलावा भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे हॉर्सेस जो यूरोप से चाइना में इंट्रोड्यूस किए गए, तो वॉरफेयर में एक नया उन्होंने जान फूंक दी, एक नई एक एनर्जी फूंक दी। और आप बाद में चलकर देखेंगे कि मंगोल एम्पायर की जो पूरी पावर थी वो इन्हीं हॉर्सेस और हॉर्स राइडर पर बेस्ड थी। और वहीं पर चाइना से जो गन पाउडर यूरोप गया, आप देखेंगे कि 15th-16th सेंचुरी में यूरोप ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया उसी गन पाउडर का यूज करके। तो ये जो सिल्क रूट जो था, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कई सारे आइडियाज, टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, इन्वेंशंस का भी एक्सचेंज हो रहा है। एंड समवेयर दीज इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस आर लीडिंग टू न्यू डेवलपमेंट्स, जिन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। डिजीजेज ऑल्सो ट्रेवल्ड थ्रू द सिल्क रूट। और इसी सिल्क रूट के थ्रू आप देखेंगे कि कई सारी डिजीजेज भी ट्रेवल होना शुरू हो गई थी। Chinese pottery also traveled the same route as this textiles and spices from India and Southeast। कि सर चाइनीज पॉटरी भी, जिसको मैंने पोर्सिलेन कहा, वो इसी ट्रेड रूट के थ्रू ट्रैवल कर रही है। उसके साथ साथ इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स भी ट्रैवल कर रहे थे, और रिटर्न में उन्हें गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस मेटल्स वो मिल रहे हैं यूरोप से। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ट्रेड रिलेशन जो है, या जो एक्सचेंज रिलेशन है, उसका पूरा जो सेंटर है वो इंडिया और चाइना पर ही स्थित है, जहां पे मेजर कमोडिटीज जो हैं वो एक्सपोर्ट की जा रही हैं इंडिया और चाइना से, और वो सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं मेजर गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब सिर्फ पैसा उनके पास आ रहा है और वो कमोडिटीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रेड बैलेंस जो है वो इंडिया और चाइना के लिए बहुत फेवरेबल था इस पूरे वक्त में। और सिर्फ गुड्स, ट्रेड्स और कमोडिटीज ही ट्रैवल नहीं कर रही, तो उसके साथ साथ कई सारे कल्चरल आइडियाज, रिलीजियस आइडियाज भी ट्रैवल करना शुरू हो रहे हैं इस वक्त में। अगर आप देखें कि रिलीजन एंड आइडियाज स्प्रेड अलोंग द सिल्क रोड जस्ट एज फ्लूइडली एज गुड। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियनिटी की मैं बात करूं तो वो इसी सिल्क रूट के थ्रू स्प्रेड होना शुरू हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि आज देश के हर जगहों पे, विश्व के अलग अलग कोनों में विभिन्न रिलीजन के लोग रह रहे हैं। आखिर कैसे वो वहां तक पहुंचे, इस रिलीजन का स्प्रेड कैसे होना शुरू हुआ? सर ये इसी वक्त से हुआ कि किस तरीके से ट्रेड रूट से ही अलग अलग रिलीजियस लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया और अपने रिलीजन को इंपार्ट करना शुरू किया। मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो बुद्धिज्म का स्प्रेड भी इसी तरीके से हुआ कि किस तरीके से शुरुआत उसकी इंडिया में हुई, लेकिन इसी ट्रेड रूट के थ्रू, इसी सिल्क रूट के थ्रू वो चाइना में स्प्रेड हुआ और आगे चलकर अलग अलग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी उसका स्प्रेड होना शुरू हुआ। और उसी तरीके से इस्लामिक कल्चर जो है वो मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। तो सर आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ गुड्स और कमोडिटीज या पीपल ही ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, साथ साथ रिलीजियस आइडियाज और कल्चरल वैल्यूज भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। फूड की मैं बात करूं
कि फूड का जो एक एक्सचेंज का जो आइडिया है कि ये तो सर हमने गुड्स, कल्चर और कमोडिटीज की बात कर ली, लेकिन फूड जो आज हम यूज कर रहे हैं अगर आप उनको भी देखना शुरू करेंगे तो आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि ये ट्रेड और एक्सचेंज जो है काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है। कई सारे ऐसे नए फूड हैं, कई सारे ऐसी क्रॉप्स हैं जो शायद किसी एक कोने में पाई जाती थी, लेकिन आज उसे हम हर जगह यूज कर रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले मैं बात करूं हमारा फेमस स्पगेटी या फिर नूडल्स की बात करें, जो कि हम सब बहुत पसंद करते हैं, या मैं पास्ता की बात करूं तो ओरिजिनली सर वो सिर्फ एक ही जगह पे पाया जाता था। मैं स्पगेटी या नूडल्स की बात करूं तो सर इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पगेटी। कि सर नूडल्स की शुरुआत चाइना से ही हुई थी, लेकिन वो वेस्ट जब ट्रैवल किया, उसने यूरोप या रोम में पहुंचा तो वो स्पगेटी बना और नए नए तरीकों से उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और वहीं पर मैं पास्ता की बात करूं जो कि आज एक इटालियन क्यूजीन बन चुका है, बट ओरिजिनली ऐसा माना जाता है कि ये पास्ता अरब ट्रेडर्स लेकर गए थे सिसिली। अरब ट्रेडर्स सिसिली लेकर गए थे, वो वहां ओरिजिनली मिलता नहीं था। अरब ट्रेडर्स सेंट्रल एशिया से उसको सिसिली लेकर गए थे, इटली लेकर गए थे, और आगे चल के पास्ता जो है उनका मेन क्यूजीन बन गया, इटालियन क्विजीन बन गया। उसके अलावा कई सारे ऐसे फूड जिनको हम 5th सेंचुरी के पहले जानते भी नहीं थे, बाद में आप चलकर देखेंगे कि कई सारे ऐसे फूड जो हैं हमने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि सर वी हैव पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, टोमेटो एंड स्वीट पोटैटो, चिलीज एंड मेज। ये सारे फूड हमें पता भी नहीं थे, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता भी नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन इन 1292 समवेयर क्रिस्टोफर कोलंबस इन्होंने अमेरिका की खोज की। 1492 के आसपास इन्होंने अमेरिका की जब खोज की, और जब अमेरिका इन्होंने खोजा तब उन्हें पता चला कि ये सारे फूड भी सर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे फूड पहले सिर्फ अमेरिका में पाए जाते थे। और अमेरिका से जब अमेरिका की खोज हुई क्रिस्टोफर कोलंबस के दौरान 1492 में, तो उन्होंने इस फूड को पूरे विश्व तक पहुंचाया। और आज आप जानते हैं कि सर पोटैटोस तो हमारा फेवरेट फूड बन चुका है। मेज की मैं बात करूं या चिलीज की बात करूं, सोया की बात करूं, ग्राउंड नट की बात करूं, सर आज तो वो हमारी स्टेपल डाइट का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। सो इट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज ट्रेड लिंक्स। ये इन्हीं ट्रेड लिंक्स या इन्हीं रिलेशंस का नतीजा है कि आज हम इतने सारे फूड को खा पा रहे हैं, या विश्व के अलग अलग कोनों में हमें अलग अलग फूड मिल पा रहे हैं। और इन फूड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करना शुरू कर दिया था। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो 15-16 सेंचुरी में यूरोप में बहुत गरीबी आ रही थी, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, भूखमरी फैल रही थी। लेकिन जब पोटैटो मिलना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं पोटैटो ने एक बहुत ही चीप स्टेपल डाइट की तरह एक उन्होंने अल्टरनेट प्रोवाइड कराया। और आयरलैंड की मैं अगर बात करूं तो आयरलैंड की पूरी पॉपुलेशन इन पोटैटो और ग्राउंड नट्स पर डिपेंड होना शुरू हो गई थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब आयरिश पोटैटो फेमीन आया, ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमिन 1845 से 1849 के बीच में, ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, क्योंकि आयरलैंड के सारे लोग पोटैटो पे डिपेंड होना शुरू हो गए थे, क्योंकि उसको ग्रो करना इजी था एंड एक इंपॉर्टेंट डाइट का हिस्सा वो बन चुका था और पेट भरने का एक अहम हिस्सा बन चुका था। तो तब जब आयरलैंड में इंपॉर्टेंट आयरिश पोटैटो फेमिन आया तो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन आयरलैंड की खत्म हो गई इसी पोटैटो फेमिन में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इन ट्रेड रिलेशंस और एक्सचेंज के चलते सर एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन स्टैब्लिश होना शुरू हो गया, और कैसे ये अलग अलग पार्ट्स की डिस्टिंक्टिव चीजें जो हैं लोकल लोगों के लिए एक अहम हिस्सा बनना शुरू हो गई, एक अहम फूड का तरीका बनना शुरू हो गई, एक अहम उनकी लाइफ का हिस्सा बनना शुरू हो गई। राइट, आगे हम बात करते हैं कि सर प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है अब वो तेजी से, ये जो ग्लोबलाइजेशन हम प्रेजेंट डे देखते हैं ये रैपिडली स्प्रेड होना शुरू हुआ 15th-16th सेंचुरी से, जब यूरोपियन सी फेयरर्स या सेलर्स बाहर निकल पड़े नए नए देशों की खोज करने के लिए। कि सर 15th सेंचुरी में ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ यूरोप में कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। अब जरूरत पड़ रही थी नए रिसोर्स बेसिस की, जरूरत पड़ रही थी नए लैंड की, जरूरत पड़ रही थी नए फूड आइटम्स की, जरूरत पड़ रही थी सी फेयरर्स को कि हम बाहर निकल के कुछ नई चीजों की खोज करें। रेनेसा और रिफॉर्मेशन के जो आइडिया स्प्रेड होना शुरू हो रहे थे, उन्होंने कई सारे ऐसे तथ्यों को नकारना शुरू किया जो अभी तक चर्च लोगों को बताता था कि अगर आप यूरोप को देखें तो वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो एंशिएंट चर्च ये बोलता था कि सर इस समुद्र के बाहर जमीन खत्म हो जाती है, लाइक दिस इज द एंडिंग पॉइंट। अगर आप इस समुद्र को पार करेंगे तो एक स्टीप स्लोप आएगा और आप नीचे गिर जाएंगे। लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आना शुरू हो गई कि सर हम जाके खोज करेंगे कि आखिर ये समुद्र है क्या, इस समुद्र के बाद आखिर आगे क्या मिल रहा है। और इन्हीं सारे एक्सपेडिशंस, एक्सप्लोरेशंस और नेसेसिटीज के चलते 15-16 सेंचुरी यूरोप की कंट्रीज से अलग अलग सी फेयरर्स निकलना शुरू हुए और उन्होंने अलग अलग लैंड्स की खोज करनी शुरू की। जैसे आप जानते हैं कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकले और उन्होंने अमेरिका की खोज की। 1498 में वास्को डिगामा निकले और उन्होंने सी रूट की खोज की इंडिया के लिए। उससे पहले पूरा ट्रेड जो चल रहा है वो लैंड रूट से चल रहा है, लेकिन 1498 में वास्को डिगामा ने खोज की सी रूट टू इंडिया।
ऐसे ही कई सारे अलग अलग सी फियरर्स ने अलग अलग एरियाज की खोज करनी शुरू की, मिडिल ईस्ट की खोज करनी शुरू की, और वहां से जो एक वर्ल्ड था जो कि एक लिमिटेड था सिल्क रूट तक या एक नोन रूट तक, वो अब एक्सपांड करना शुरू हुआ, वो अब बढ़ना शुरू हुआ, वो अब तेजी से फैलना शुरू हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, और अमेरिका की खोज के पहले आपको पता है कि इंडियन ओशन और इंडिया और चाइना जो थे वो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड का एक सेंटर थे, वहीं से पूरा ट्रेड जो है वो काम करता था, और वही वो पूरे ट्रेड का सेंटर थे, वही एक इंपॉर्टेंट एरिया थे जहां से पूरा ट्रेड वर्क कर रहा था। The Indian subcontinent was central to these flows and crucial point in their networks, और इसी कारण से इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चाइना और यूरोप के बीच में इंडिया जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट था और एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। इसीलिए आप जानते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि सर पूरा ट्रेड इंडिया के थ्रू ही हो रहा था, और फेवरेबल ट्रेड बैलेंस होने के कारण वो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे, कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, और बदलों में उन्हें लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो है इंडिया में फ्लो करते जा रहे थे। बट ये पूरा ट्रेड और पूरा बैलेंस कब शिफ्ट होना शुरू हुआ सर? 1492 से, अमेरिका की डिस्कवरी के बाद से। अमेरिका की डिस्कवरी के बाद से आप देखेंगे कि ये पूरा ट्रेड सेंटर जो है चेंज हो गया। 1492 के पहले अमेरिका को कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था कि अमेरिका नाम का कोई लैंड एग्जिस्ट भी करता है। चूंकि इतने सालों तक ये पूरी दुनिया से कटा हुआ था, तो यहाँ पे फॉरेन एक्सपीडिशंस या फॉरेन इन्फ्लुएंस का कोई भी इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड इसी कारण से दिस लैंड वाज अबंडेंटली रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, इन नेचुरल रिसोर्सेज, और पर्टिकुलरली जो गोल्ड और सिल्वर की जो माइंस थी वो बहुत ज्यादा थी इस एरिया में। और जब 16th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियंस ने इस लैंड को खोजना शुरू किया, उन्होंने सी फेयरिंग करनी शुरू की, तो उन्हें समझ आया कि सर ये जो प्रीशियस मेटल्स हैं जो पेरू से मिल रहे हैं और अमेरिका की अलग अलग माइंस से मिल रहे हैं, वो उनकी इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू कर दिया। यूरोपियंस की इकोनॉमी को उसने ग्रो करना शुरू कर दिया। मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो यूरोपियंस ने 1492 के आसपास जब उन्हें अमेरिका मिला तो उन्होंने अमेरिका पे कब्जा करना शुरू किया। अभी तक आप जानते हैं कि यूरोपियंस पूरा ट्रेड कर रहे हैं इंडिया और चाइना के साथ, और बदले में उन्हें पेमेंट करनी पड़ रही है गोल्ड और सिल्वर में। बट सर अब जब उन्हें अमेरिका मिल गया तो अब गोल्ड और सिल्वर उन्हें अमेरिका से मिलने लग गया, और अब इन्हें अपनी जेब से कुछ ना पे करके जो भी अमेरिका से मिल रहा है उसको यूरोपियंस ने यूज करना शुरू किया और इंडिया और चाइना को पे करना शुरू कर दिया। और बाद में चल के आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके इंडिया और चाइना का पूरा रोल खत्म होना शुरू हो गया, और अब जो पूरा ट्रेड हो रहा है वो अमेरिका से हो रहा है कि उन्होंने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया, यहाँ पे प्लांटेशन सेटअप किया, और अब उन्हें जो भी चाहिए वो स्लेव लेबर के थ्रू अमेरिका में ग्रो कर रहे हैं, और अब चाइना और यूरोप से उन्हें चाइना और इंडिया से उन्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लीजेंड स्प्रेड इन 17th सेंचुरी कि सर जैसे जैसे अमेरिका की खोज होनी शुरू हुई, अफवाहें फैलने लगी कि सर अमेरिका इज द लैंड ऑफ एल डोराडो की मैं बात करूं कि अमेरिका इज द लैंड ऑफ रिचेस। और जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि सर अमेरिका के जो लोग थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थे इन चीज़ों के पीछे, और यूरोपियन जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन और कम रिसोर्स बेस के चलते, तो उन्होंने लार्ज स्केल में एक्सपीडिशन करना शुरू किया अमेरिका की, और उन्होंने जाके उन ज़मीनों को खोजना शुरू किया, वहाँ पे उन्होंने खोजबीन करनी शुरू की और कोशिश करनी शुरू की कि हम खुद को वहां पे जाके सेटल करना शुरू कर दें। और आपको पता है कि इनमें सबसे आगे पोर्चुगीज और स्पेनिश ही थे 1492 और 98 में। अब जब स्पेनिश लोग सर वहां पे पहुंचे, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में वहां पर पहुंचे, तो लार्ज स्केल में उन्होंने अपनी आर्मी ले जानी शुरू की और उन्होंने कहा कि अब अमेरिका को हमें हथियाना है, हमें कंट्रोल करना है, यहाँ के लोगों को हटाना है। लेकिन उन्हें वॉरफेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। यहाँ पे यूरोप का लक जो था काफी ज्यादा अच्छा था। एक मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक के थ्रू उन्होंने अमेरिका को नहीं जीता। इट वॉज अ जर्म, एक जर्म्स के थ्रू उन्होंने पूरे अमेरिका को हथिया लिया और पूरे अमेरिका को हरा दिया, विच वॉज स्मॉल पॉक्स। अब चूंकि अमेरिका इतने वक्त से पूरी दुनिया से कटा हुआ था, तो उसके पास उस डिजीज के लिए ना कोई दवाई थी, ना ही कोई रेजिस्टेंस थी। लेकिन यूरोपियन लोग दे न्यू अबाउट स्मॉल पॉक्स, तो उनकी बॉडी में उसकी रेजिस्टेंस थी। जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे, उन्हें स्मॉल पॉक्स होना शुरू हुआ, तो उनके पास तो वो रेजिस्टेंस थी, उनके पास तो वो दवाई थी, वो तो स्मॉल पॉक्स को सर्वाइव कर गए। लेकिन अमेरिका के लोग सर वो इस स्मॉल पॉक्स को सर्वाइव नहीं कर पाए, एंड विद इन 5 to 10 ईयर्स, जहां तक अभी यूरोपियंस पहुंचे भी नहीं थे, स्मॉल पॉक्स ने वहां पहुंचकर लोगों को खत्म कर दिया था। सो द एक्सपांशन और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका बिकेम वेरी मच ईजियर फॉर यूरोपियंस। उनके लिए बहुत आसान हो गया था यूरोप को कॉन्कर करना थ्रू दिस डिजीज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर के रूप में साबित हुआ, जिसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहा जाता है।
इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज, पूरी कम्युनिटीज खत्म हो गई, पूरे लोग खत्म हो गए। एंड यूरोपियंस के लिए या पर्टिकुलरली स्पेनिश पीपल के लिए आसान हो गया उस पूरे एरिया को हथियाना या कैप्चर करना। और ऐसा कहा भी गया था कि गन्स शायद वो छुड़ा लेते, गन्स शायद हमारे ऊपर यूज कर लेते, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर था इसने अमेरिका का कॉन्क्वेस्ट बहुत ज्यादा आसान कर दिया था। Until the mid 19th century, poverty, hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. Religious conflicts were common and religious dissenters were persecuted. कि सर यूरोप का जो हालत था मिड 19th सेंचुरी तक आते आते यूरोप की हालत बहुत खराब हो गई थी। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, रिसोर्स बेस कम होता जा रहा था, लोगों के रहने के लिए जगह नहीं हो रही थी, रिलीजियस वॉरफेयर कंटिन्यूसली चल रहा था, लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा था, हंगर, डेडली डिजीज ये वाइड स्प्रेड थी। एंड नाउ पीपल वर लुकिंग फॉर न्यू एरियाज टू मूव ऑन। और यही वो टाइम है जब आप देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे स्टार्टेड फ्लडिंग फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, कि लार्ज स्केल में लोगों ने यूरोप से अमेरिका जाना शुरू कर दिया। एंड 18th सेंचुरी तक आते आते उन्होंने अपने प्लांटेशन स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए, उन्होंने अपने वर्क प्लेसेस स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। और यहीं पे अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इंटरलिंकिंग जो है वर्ल्ड की शुरू हो गई, कि अब यूरोप ही एक कनेक्टिंग पॉइंट बना जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट कर रहा है, जो यूरोप और अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। और बाद में चल के आप देखेंगे कि यूरोप ने क्या किया, इसने अफ्रीका को हथियाया। यूरोप ने किसको हथियाया सर? अफ्रीका को, ठीक है। पहले तो उन्होंने अमेरिका को हथियाया। अब अमेरिका को हथियाने के बाद यूरोपियन लोगों ने क्या किया, अमेरिका में प्लांटेशन स्टैब्लिश करने शुरू किए। अलग अलग प्लांटेशन, टी, कॉफी, रबर, इन सब के प्लांटेशन स्टैब्लिश करने शुरू किए। अब इन प्लांटेशन में काम करने के लिए लोग चाहिए। अमेरिका के लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, यूरोप के लोग इसमें काम करने के लिए रेडी नहीं है। तो यूरोपियंस ने क्या किया, उन्होंने अफ्रीका को कैप्चर किया। और अफ्रीका को कैप्चर करने के बाद उन्होंने यहाँ के लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाना शुरू किया एज अ स्लेव। इन्होंने अफ्रीकन लोगों को अमेरिका ले जाना शुरू किया, उनसे प्लांटेशंस में काम कराया और जो भी बाय प्रोडक्ट हुआ उसे वो वापस यूरोप लेकर आए। और इसी को कहा गया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या कहा गया सर? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। कि किस तरीके से बाय 18th सेंचुरी प्लांटेशंस वर्क्ड बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। कि सर यूरोपियंस ने क्या किया, अफ्रीका को कैप्चर किया, अमेरिका को कैप्चर किया। अफ्रीका से वो स्लेव्स लेकर पकड़ते, स्लेव्स पकड़ के अमेरिका ले जाते, अमेरिका में प्लांटेशंस पे वो उनसे काम कराते और जो भी बाय प्रोडक्ट मिलता वो यूरोप ले आते। और अब सारा प्रोडक्शन अमेरिका में हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या उन्हें चाइना और इंडिया जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो आप देखेंगे कि 18th सेंचुरी के बाद से जो पूरा ट्रेड सेंटर जो था, जो कि चाइना और इंडिया के पास शिफ्टेड था, वो वापस से शिफ्ट होकर अब अमेरिका की तरफ चला गया है। और चाइना और इंडिया का जो एक इंपॉर्टेंट प्रेस्टीज था, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन थी वर्ल्ड ट्रेड में, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग गई। Until well into 18th century, China and India were the amongst world richest country. They were also preeminent in Asian trade. However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation. कि 15th century से धीरे धीरे करके चाइना ने अपने आप को वर्ल्ड ट्रेड से हटाना शुरू कर दिया और उन्होंने क्लोज डोर पॉलिसी अपनानी शुरू की। उन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने वर्ल्ड कॉन्टैक्ट को खत्म करना शुरू कर दिया। China's reduced role and the rising importance of the Americas gradually moved the center of world trade westward. और इसी कारण से जो ट्रेड का सेंटर था या जो ट्रेड का पूरा फोकस था वो ईस्ट से वेस्ट की ओर शिफ्ट हो गया, क्योंकि चाइना जो है वो पीछे हटना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके इंडिया का पोजीशन भी जो है वो कम होना शुरू हो गया। एंड इसी के चलते आप देखेंगे कि अब इंडिया और चाइना जो पहले एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे, वो हटकर अब अमेरिका और यूरोप जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन चुके थे। यूरोप नाउ एमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। और यहीं से यूरोप जो है एक वर्ल्ड ट्रेड का इंपॉर्टेंट सेंटर एमर्ज होकर निकल कर आता है। और आगे चल के आप देखेंगे कि चूंकि यूरोप अब एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन चुका है, उसके पास इतने रिसोर्सेज और इतनी पावर आ चुकी है, तो इसी कारण से यूरोप के ब्रिटेन शहर से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरू होने के कारण ही एक नई स्कीम शुरू करते हैं विच इज नोन एज कॉलोनियलिज्म। और कैसे धीरे धीरे करके यूरोप पूरे विश्व की अलग अलग कंट्रीज को कैप्चर करता है, उन्हें आपस में इंटरकनेक्ट करता है, और आखिरकार आज जो हम ग्लोबल वर्ल्ड देखते हैं वो उसी कॉलोनियलिज्म या उसी यूरोपियन ट्रेड का रिजल्ट हमें निकलकर देखने को मिलता है। सो गाइज, आई होप अभी तक इस चैप्टर में हमने जो भी बातें की हैं आपको पूरी तरीके से क्लियर हुई हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इसी टॉपिक तक से सवाल पूछे जाएंगे, इसके आगे के टॉपिक्स हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इसी कारण से इन टॉपिक्स की हमने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, सारी बातों को बहुत डिटेल में समझ लिया है। बट स्टिल अगर कुछ भी रह जाता है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। दैट्स ऑल फॉर इन दिस चैप्टर। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे प्रिंट कल्चर के बारे में, और हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके से प्रिंट जो है वो धीरे धीरे करके
एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलना शुरू हुआ, आखिर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से प्रिंट ने अलग अलग कंट्रीज को अफेक्ट किया। सो पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, दैट्स ऑल फॉर हियर, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।